हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2004 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। स्टेटमेंट पढ़ो। आपको कहा है ए एंड बी आर द ओनली टू स्टेशंस ऑन एन ईथरनेट, ईच हैज अ स्टडी क्यू ऑफ फ्रेम्स टू सेंड, both A and B attempt to transmit a frame, collide, and A wins the first back-off race. At the end of the successful transmission by A, both A and B attempt to transmit and collide. The probability that A wins the second back-off race is. Okay, तो टॉपिक है एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम CSM में CD में यूज की जाती है जब एक कोलिजन हो जाए। ओके, कोलिजन होने पर हम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम यूज करके ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा स्टेशन कितने टाइम के लिए वेट करेगा। क्योंकि अगर दोनों एक ही टाइम पर दोबारा से रिट्रांसमिशन करें तो ऑब्वियसली दूसरी बारी भी कोलिजन हो जाएगा, यानी कि दोनों को अलग अलग टाइम के बाद फ्रेम सेंड करना शुरू करना चाहिए। ओके, अब मैं क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो एक बारी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्वेश्चन में आपको कहा है कि ए और बी अपना पहला फ्रेम भेजते हैं और कोलिजन हो जाता है, यानी कि F1 ऑफ ए एंड F1 ऑफ बी में कोलिजन हुआ। ओके, तो एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम यूज होगी। क्वेश्चन में यह भी गिवन है कि ये एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ रेस में ए जीत गया। ओके, ए विंस दिस रेस, दैट मींस अब बी वेट करेगा और ए अपना पहला फ्रेम सेंड करेगा। ओके, तो ए ने पहला फ्रेम सक्सेसफुली सेंड कर दिया है। दूसरी बारी अब ये अगला फ्रेम सेंड करने लगते हैं, यानी कि बी तो यही फ्रेम सेंड करेगा लेकिन ए का फ्रेम नंबर 2 सेंड होगा। दूसरी बारी भी कोलिजन हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो अब इसके 2 कोलिजन्स हो चुके हैं। फ्रेम नंबर 1 ऑफ बी पहले तो फ्रेम नंबर 1 के साथ कोलाइड किया, फिर ये फ्रेम नंबर 2 के साथ कोलाइड किया ऑफ ए। ओके, तो इसके 2 कोलिजन्स हो चुके हैं। इसके कितने कोलिजन्स हुए हैं? इसका एक ही हुआ है, तो यहां पे C इज इक्वल टू 1 है। देखो, जो पिछला कोलिजन हुआ था वो फ्रेम नंबर 1 ऑफ ए का था। ओके, अब उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। बस इस क्वेश्चन में एक यही बात ध्यान रखने वाली थी कि B के लिए कोलिजन नंबर होगा 2, A के लिए कोलिजन नंबर होगा 1। बाकी क्वेश्चन सिंपल है। अब आपको एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। उसमें मैंने बताया था कि एक रैंडम नंबर चूज किया जाएगा फ्रॉम रेंज 0 टू द पावर कोलिजन नंबर -1। तो दोनों स्टेशंस इस रेंज में से एक रैंडम नंबर चूज करेंगे। ए के लिए कोलिजन नंबर है 1, तो ये रेंज होगी 0 to 1 बिकॉज 2 raised to the power 1 minus 1 is 1। तो ए इस रेंज में से कोई एक नंबर चूज करेगा एट रैंडम। बी किस रेंज में से चूज करेगा? बी करेगा 0 to 2 raised to the power 2 minus 1, यानी कि 4 minus 1 वो आएगा 3। ओके, तो इन नंबर की मदद से, ये जो नंबर्स हमने चूज किए हैं इनकी मदद से हमें पता चलेगा कि कौन सा स्टेशन कितने टाइम के बाद फ्रेम सेंड कर सकता है। यहां पे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ये रही। पहली पॉसिबिलिटी है ए ने 0 चूज किया, बी ने भी 0 चूज किया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए ने 0 चूज किया बट बी ने 1 चूज किया था, फिर 0 2 0 3। ओके, अब अगली पॉसिबिलिटी बनेगी ए ने 1 चूज किया, बी ने 0, फिर 1 1, फिर 1 2 और 1 3। तो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने लिख ली। इसमें क्या होगा? अगर दोनों ने 0 0 चूज किया है तो इसका मतलब है कि 0 टाइम स्लॉट्स के बाद ए सेंड करेगा, यानी कि ये बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा, इमीडिएटली सेंड कर देगा। बी भी ऐसा ही करेगा, तो क्या होगा? कोलिजन। ओके, तो इस पॉसिबिलिटी में दोबारा से कोलिजन होगा। 0 1 का मतलब क्या है? 0 1 का मतलब है ए तो इमीडिएटली भेजेगा बट बी एक टाइम स्लॉट के लिए वेट करेगा। तो इसमें ए जीता क्योंकि ए का फ्रेम सेंड हो जाएगा बट बी वेट कर रहा है। यहां पे भी ए जीता और यहां पे भी ए जीता। 1 0 का क्या मतलब है? 1 0 का मतलब है ए एक टाइम स्लॉट के लिए वेट करेगा,
बी 0 टाइम स्लॉट्स के लिए वेट करेगा, यानी कि बी इमीडिएटली सेंड कर देगा। तो इसमें बी का फ्रेम ट्रांसमिट होगा। ओके, यहां पे आपको दिख रहा है कि कोलिजन होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक एक टाइम स्लॉट्स के बाद को फ्रेम सेंड करेंगे, तो यहां पे कोलिजन होगा। अब इसमें एक टाइम स्लॉट के बाद ए अपना फ्रेम सेंड करना शुरू कर देगा, यानी कि ए जीत गया। देखो एक्चुअली पता है क्या होगा, एक टाइम स्लॉट के बाद ही ए ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा, बी 2 टाइम स्लॉट्स के बाद ट्रांसमिट करना शुरू करेगा, बट यहां पर भी बी का फ्रेम ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि होगा क्या, जैसे ये रहा ए, ये रहा बी। ओके, अब एक टाइम स्लॉट के बाद ए ने ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया, यानी कि अब ए का फ्रेम इस चैनल पर है। तो 2 टाइम स्लॉट्स के बाद जब बी ट्रांसमिट करने की कोशिश करेगा तो बी को पता चलेगा कि बी हार गया। बैक ऑफ एल्गोरिदम में बी नहीं जीता, क्योंकि ट्रांसमिट करने से पहले जब ये चैनल को सेंस करेगा तो इसे पता चल जाएगा कि ऑलरेडी ए का फ्रेम चैनल पर है, यानी कि ए जीत गया होगा। ओके, तो इस केस में ए का फ्रेम ट्रांसमिट होगा। इस केस में भी ऐसा ही होगा कि ए का फ्रेम ऑलरेडी चैनल पर होगा जब बी भेजने की कोशिश करेगा। ओके, तो आपसे पूछा था कि दूसरी बारी ए जीत जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 2 3 4 5, तो 5/8। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग इज 5 डिवाइडेड बाय 8, ये होगा 0.62। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 0.62। ओके, अब देखो यहां पे पहली बारी ए जीता था, पहली बारी ए का फ्रेम सेंड हुआ, जस्टिस होने के लिए क्या होना चाहिए था, दूसरी बारी बी को चांस मिलना चाहिए था। बट अगर एक बारी ए जीत जाए तो दूसरी बारी ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसे हम कहते हैं कैप्चर इफेक्ट। अगर पहले चांस में ए जीत गया तो अगले चांसेस में ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सेकंड चांस में इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। ओके, आधी से ज्यादा है। और बी की तो प्रोबेबिलिटी है सिर्फ 1/8, तो बी के जीतने का चांस बहुत कम है। और अगर तीसरी बारी देखें ना तो ए के जीतने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि तीसरे केस में ऑलमोस्ट फिक्स है कि ए ही जीतेगा। इसे हम कहते हैं कैप्चर इफेक्ट। ये ऑलरेडी हम थ्योरी लेक्चर्स में देख चुके हैं, बट स्टिल फॉर रिवीजन मैंने ये रिपीट किया। तो इस क्वेश्चन में एक ही चीज ध्यान रखने वाली थी कि कोलिजन नंबर बी के लिए है 2 और ए के लिए है 1, क्योंकि ए जो फ्रेम अभी सेंड करना चाहता है वो सिर्फ एक बारी कोलाइड किया, बट बी जो फ्रेम अभी सेंड करना चाहता है वो 2 बारी कोलाइड कर चुका है। ओके।